Very good morning, students, and welcome to our English class. This is the part 2 of chapter 2 of our English textbook Beehive. So, part 2 is about Bismillah Khan, and the title of the chapter is The Sehnai of Bismillah Khan. आप सभी जानते हैं बिस्मिल्लाह खान को, ग्रेटेस्ट सहनाई प्लेयर थे और इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में हम जो है जानेंगे। ठीक है, इसके पहले बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है डू यू नो दीज पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। तो आप एक काम करिए, आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, क्या करना है आपको, यू नीड टू फाइंड नेम्स ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स। ओके, ये जितने भी म्यूजिशियंस हैं इनके आपको क्या करने हैं, सभी के नेम्स इसमें नोट करने हैं। इनको तो आप जानते होंगे। ठीक है, ये हमारे बिस्मिल्लाह खान है यहाँ पर। ठीक, तो इनके आप नेम्स जो है सर्च करके यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ये आपके लिए नॉलेजेबल थिंग हो जाएगी। ठीक, तो बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, राइट। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. एम्प्रर औरंगजेब जो था उसने क्या किया था, एक पुंगी नाम से जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था उन दिनों पर, उसको क्या कर दिया था, उसने बंद कर दिया था। बजाने पर उसके रोक लगा दी थी कि रॉयल रेजिडेंस में, मतलब दरबार में, राजा के दरबार में उसे नहीं बजाया जाएगा, क्योंकि उसकी जो साउंड, जो उसकी आवाज़ थी वो कैसी थी, श्रिल थी और अनप्लीजेंट थी। ठीक है, मतलब पुंगी आपने सुनी होगी, अजीब टाइप की बजती है। तो उसने उसको क्या किया, बैन करा दिया। पुंगी बिकेम जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। जो रीडेड इंस्ट्रूमेंट होते थे, मतलब लकड़ी के खोखले पाइप जैसी जो चीज़ें होती थी जिनसे वो बजाया जाता था, उस तरह की जितनी भी चीज़ें थी उनको लोग उन दिनों में पुंगी के नाम से ही जानते थे। कुछ को लगा कि एक न एक दिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है पुंगी, ये फिर से रिवाइव किया जाएगा, मतलब कोई न कोई होगा जो इसको क्या करेगा, कुछ नया टच देगा और नई टोनल क्वालिटी प्रोवाइड करेगा और एक न एक दिन फिर से ये रिवाइव होगी। अ बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तब क्या हुआ, एक बार्बर मतलब एक नाई जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, उनके परिवार में काम करता था, जिसका आना जाना रहता था रॉयल पैलेस, मतलब महल में आना जाना रहता था, उसने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, उसकी जो टोनल क्वालिटी, मतलब उसका जो साउंड है, जो उसकी टोनल क्वालिटी है जो अच्छी नहीं है, अभी अनप्लीजेंट लग रही है, उसको वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उसने क्या किया, एक पाइप लिया। ठीक है, पाइप आप जानते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए पाइप है, कोई भी मेटल का, और क्या किया, उसको एक उसने नेचुरल हॉलो स्टेम, मतलब लकड़ी की जो कह सकते हैं थोड़ा सा मोटा वाला ये तना, ठीक है, इस तरह का कुछ उसके साथ उसने अटैच किया पाइप के साथ। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला, ये थोड़ा सा क्या था, ब्रॉडर था, मतलब ये पहले वाले से चौड़ा था। फिर उसने क्या किया, 7 होल्स बनाए ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। इस पाइप में उसने क्या किए, 7 होल्स ऐसे करके बना दिए। ठीक है, कुछ कितने हुए, 2 2 4 1 6, मान लीजिए एक मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, ये हमारी इस तरह से उसने कुछ बनाया। एंड व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस्ड। और जब उसने क्या किया, इसको बजाया, ठीक है, और कुछ होल्स को ओपन करते हुए, कुछ को बंद करते हुए, तो क्या हुआ, मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुआ। मतलब पहले जिस तरह की उसकी आवाज़ थी उस तरह से ना होकर अब जो है आवाज़ निकली वो क्या थी, मच बेटर थी। अब ज़्यादा अच्छी आवाज़ निकली, मेलोडियस मतलब ध्वनि युक्त आवाज़ निकली उसमें से, मधुर आवाज़।
आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बनाया भी गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये पहले इस तरह की पुंगी थी और उसने इस तरह का ये शहनाई बना दिया। अच्छा, हमने थोड़ा सा डिफरेंट बनाया था, हमने पुंगी एक्चुअली बना दिया है। चलिए कोई बात नहीं, ये अपन ने पुंगी ये बना दी, पुंगी जैसी लग रही है हमारी ये जो है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये आप देख लीजिए नेक्स्ट यहाँ पर बना हुआ नेक्स्ट फिगर में। ठीक है, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने क्या किया, इस इंस्ट्रूमेंट को जो उसने बनाया, इसको रॉयल्टी मतलब महाराज के सामने दरबार में बजाया और सभी को उसने इम्प्रेस्ड किया, सभी लोग उससे इम्प्रेस्ड हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पुंगी से अलग था इसलिए उसे नाम भी एक अलग देना था और तब जाकर उसको क्या किया गया। As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai, the instrument was named the शहनाई। क्योंकि वो पहली बार शाह के चैम्बर में बजाई गई थी और एक नाई के द्वारा में बजाई गई थी, तो शाह और नाई दोनों को जोड़कर शहनाई बना दिया गया। इस तरह से अब आप जानकारी रखिएगा कि शहनाई नाम उसका कैसा पड़ा। ठीक है, ये दोनों आप यहाँ देख सकते हैं, एक पुंगी है ये पहले वाली और ये हमारी शहनाई नई वाली, नया वर्जन इसका। ठीक है, then second paragraph, the sound of the शहनाई began to be considered auspicious। जो शहनाई का साउंड था उसे auspicious माना जाने लगा। auspicious का मतलब होता है शुभ। ठीक है, शुभ अशुभ वाला, शुभ मतलब अच्छा। and for this reason it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding। और इस रीज़न से, क्योंकि इसे ऑस्पिशियस माना जाता है, तो आज भी जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स होती हैं, नॉर्थ में जो शादियां होती हैं, वहाँ जो है शहनाई बजाई ही जाती है। इसके बिना शादी को कंप्लीट नहीं माना जाता। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। इसके पहले पास्ट में जो शहनाई थी वो एक पार्ट थी किसका, नौबत और ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट। नौबत नाम का कोई इंस्ट्रूमेंट था या फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें क्या थे, 9 इंस्ट्रूमेंट से मिलकर बना हुआ था जो कि रॉयल कोर्ट्स में बजाया जाता था, उसका ही वो हिस्सा थी, उसी का वो एक पार्ट थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। और अभी तक वो केवल टेम्पल्स और वेडिंग में ही यूज़ की जा रही थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और जो ये शहनाई थी पहले कहाँ पर बजाई जाती थी, केवल टेम्पल में या तो फिर शादियों में बजाई जाती थी, लेकिन इसको स्टेज पर लाने का क्रेडिट किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। वो इसको स्टेज पर लेकर आए। पैरा नंबर 3, As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। अब यहाँ पर थोड़ा सा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का चाइल्डहुड बताया गया है कि जब वो 5 साल के थे गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के पास, जो कि प्राचीन समय में दुमराव के स्टेट, बिहार स्टेट के दुमराव में था। तो वो क्या करते थे, पास में ही वहाँ एक बिहारी जी का टेम्पल था, वहाँ पर वो जाते थे और क्या गाते थे, भोजपुरी में चैता गाते थे। ठीक है, चैता का मतलब कोई सॉन्ग होगा, भक्ति गीत। और जब वो गाना उनका ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद में उन्हें उपहार स्वरूप या पुरस्कार स्वरूप एक क्या दिया जाता था, लड्डू मिलता था प्रसाद के लिए 1.25 kg का, काफ़ी बड़ा लड्डू होता है, और कुछ प्राइज़ दिया जाता था वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा। दिस हैपेंड 80 years ago। ऐसा कब हुआ था, 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और तब से लेकर, उस समय से लेकर, वो जो लिटिल बॉय था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने बहुत लंबी जर्नी की और
वो जर्नी को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जो हमारे भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, नागरिक अवार्ड जो है भारत रत्न, वो उन्होंने प्राप्त किया। तो वो उनकी जर्नी वहाँ से उस छोटे बालक से लेके भारत रत्न प्राप्त करने तक की काफ़ी लंबी जर्नी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। Born on 21st March 1916, बिस्मिल्लाह belongs to a well-known family of musicians from Bihar. उनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था और वो एक जानी मानी म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि बिहार के थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे भोजपुर के राजा के दरबार में, और उनके फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स पर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिता और जो भी पैटर्नल एंसेस्टर थे, जो भी पूर्वज थे, पिता के भाई या जो भी उनसे रिलेटेड उनके परिवार में, वो सभी भी शहनाई प्लेयर थे। तो उनको हम कह सकते हैं कि उनको पारिवारिक है, वो पैतृक गुण उन्हें मिला शहनाई बजाने का। नेक्स्ट पैराग्राफ। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's home in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncle practice the sehnai। और जो यंग बॉय थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो शुरू से ही क्या थे, म्यूज़िक के प्रति उनका लगाव अधिक था। 3 साल की उम्र में जब उनकी माँ उनके मामा के घर, मैटरनल अंकल मतलब मामा के घर जो कि बनारस में था, वहाँ लेके गई। तो बिस्मिल्लाह ने जब उनको बजाते हुए देखा, प्रैक्टिस करते हुए शहनाई पर, तो उसको देखकर वो काफ़ी फैसिनेटेड हुए, मतलब आनंदित हुए, काफ़ी उन्हें आनंद उसमें महसूस हुआ। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle अली बख्श to the विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस where बख्श was employed to play the शहनाई। और जल्द ही बिस्मिल्लाह ने क्या किया, अपने अंकल अली बख्श का साथ देना शुरू किया, जो कि बनारस के विष्णु टेम्पल में क्या करते थे, शहनाई बजाया करते थे। उनको काम दिया गया था वहाँ बजाने को, एम्प्लॉय किए गए थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श क्या करते थे, शहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह जो है वो क्या करते थे, घंटों तक बैठते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस शुरू की और सारा दिन वो प्रैक्टिस करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। और इस तरह से करते करते धीरे धीरे समय गुजरता गया, और जो वहाँ के बालाजी और मंगला मैया का जो मंदिर था, वो जल्द ही उस बालक के लिए, उस अप्रेंटिस के लिए क्या एक ऐसा स्थान बन गया जहाँ वो अकेले में बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे। उनके प्रैक्टिस करने के लिए एक सबसे उचित स्थान बन गया। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। और वहाँ का जो पानी था गंगा का, उसने इंस्पायर किया उन्हें कि वो तरह तरह के जो राग हैं वो शहनाई पर बजाएं, जो कि पहले शहनाई पर लोग नहीं बजाते थे। उनको भी उन्होंने शहनाई पर बजाना शुरू किया, उसकी प्रैक्टिस शुरू की। पैराग्राफ नंबर 6। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to Allahabad Music Conference। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल का साथ दिया इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। At the end of his recital, उस्ताद फयाज़ खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it।" और जब उनका कॉन्फ्रेंस, मतलब वो जो म्यूज़िक का प्रोग्राम था, वो जब ख़त्म हुआ, तो उस्ताद फयाज़ खान जो थे, उन्होंने उस लड़के की अर्थात बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाई और कहा, तुम मेहनत करो और एक दिन तुम करके दिखाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। और इसी के साथ जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, तो वहाँ से उनको जो है बड़ा ब्रेक मिला। यहाँ पर ब्रेक मिलना मतलब एक अच्छी शुरुआत मिलना या चांस मिलना, ठीक है। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। और जल्द ही वो जो है
रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए, अर्थात उनका प्रोग्राम जो है अक्सर रेडियो में सुना जाता था, वो आता ही था। पैरा नंबर 7, व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान जो है पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने अपनी शहनाई से क्या किया, देश को ग्रीट किया, स्वागत किया देश का। ही poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। और उन्होंने जो है अपनी प्रस्तुति राग काफ़ी में कहाँ से दी, रेड फोर्ट, लाल किले से, ऑडियंस के सामने। और उन ऑडियंस में भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बाद में अपनी फेमस स्पीच ट्रस्ट विथ डेस्टिनी दी। पैरा नंबर 8, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, where King Jahir Shah was so taken in the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। और बिस्मिल्लाह खान की जो पहली विज़िट थी इंडिया के बाहर की, जहाँ पहली वो जगह, पहला वो देश जहाँ वो परफॉर्म करने गए, वो थी अफ़गानिस्तान। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी। तो उनकी जो पहली ट्रिप थी वो कहाँ की थी, अफ़गानिस्तान की, जहाँ पर किंग जाहिर जो थे वो इतने ज़्यादा उनसे खुश हुए कि उन्होंने जो है बहुत कीमती पर्शियन कारपेट्स और बाकी चीज़ें जो हैं, सॉवरेन्स का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है जो याद में कोई चीज़ें देते हैं, है ना, याददाश्त के लिए, तो वो उन्होंने गिफ्ट की उनको। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। और केवल अफ़गानिस्तान के जो किंग थे वो बस अकेले ऐसे शख्स नहीं थे जो कि उनकी म्यूज़िक से म्यूज़िक को सुनने के बाद उनके कहना चाहिए कि प्रशंसक बन गए थे, बल्कि बहुत से ऐसे लोग थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। और फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम ही उन्होंने शहनाई के नाम पर रख दिया। उसका टाइटल ही था गूंज उठी शहनाई। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं। The film was hit and one of Bismillah Khan's composition Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya turned out to be a nationwide chart buster। वो पिक्चर जो उन्होंने बनाई वो हिट रही और उनका एक गाना बिस्मिल्लाह खान का उसमें था जो दिल का खिलौना है टूट गया, वो ब्लॉकबस्टर हुआ, बहुत हिट हुआ, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। इतनी अपार सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान का जो म्यूजिक में उनका योगदान था, फिल्मी जगत में जो उनका योगदान था, वो दो ही फिल्म तक सीमित रहा। एक उन्होंने विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई की और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ जो वेंचर थी सनाधि अपन्ना, उसमें उन्होंने अपना म्यूज़िक दिया। और वो कहते हैं आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। वो कहते हैं कि मैं जो है जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं फिल्मी वर्ल्ड की, ठीक है, उसके साथ मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। मतलब संगीतकार जो होता है उसका खुद का एक नज़रिया होता है, वो अपना संगीत अपने तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता है, जबकि म्यूज़िक में ऐसा नहीं होता। जैसा आपका प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो भी आपको गाइड कर रहा है वो जिस तरह से चाह रहा है उस तरह की चीज़ें आपसे वो करवाएगा। तो वो कहते हैं वो टर्म्स और कंडीशन पर नहीं चल सकते हैं, इस कारण से उन्होंने फिल्मों में आगे ज़्यादा टाइम दिया नहीं। पैराग्राफ नंबर 9,
Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. Awards और recognition मतलब पहचान, ये जो है बहुत जल्दी आते हैं और एक साथ मिलती है। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने जिनको जो लिंकन सेंटर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहाँ उन्हें परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कांस आर्ट फेस्टिवल इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने कांस आर्ट फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, वहाँ एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम ही उनके नाम पर रखा गया, ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पैरा नंबर 10, नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड दी पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये भी उन्हें प्रदान किए गए। पैरा नंबर 11, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दी भारत रत्न। और 2001 में जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, वो उन्हें दिया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड, ऑल आई वुड लाइक टू से, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। और जब उन्हें भारत रत्न दिया गया तो उसको अपने सीने से लगाए हुए और आँखों में एक चमक लिए हुए, खुशी सी लिए हुए, और वो कहते हैं कि मैं बस केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरी यही इच्छा है कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं, क्योंकि ये जो है हिंदुस्तान की रिचेस्ट ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन मतलब परंपरा, ये हमारे देश की परंपरा है। और आज तो वेस्ट जो है, मतलब वेस्ट कंट्रीज़ जो हैं, वो भी हमारे म्यूज़िक की ओर देख रहे हैं, वो भी इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 12, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड is exceedingly fond of Banaras and Dumrav, and they remain for him the most wonderful towns of the world. इतनी जगह की यात्राएं करने के बावजूद, पूरे वर्ल्ड में घूमने के बाद और प्रस्तुतियां देने के बावजूद भी, जो खान साहब अर्थात बिस्मिल्लाह खान जो थे, वो कहते थे कि वो बनारस के फॉन्ड है, मतलब बनारस उन्हें अच्छा लगता है, और डुमराव। और ये जो दोनों जगहें हैं वो उनके लिए जीवन भर में दुनिया की सबसे अच्छी जगह रहेंगी, मतलब इनसे बेटर उन्हें कोई जगह और नहीं लग सकती है, डुमराव और बनारस। A student of his once wanted him to head a Sehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार उनके एक छात्र ने यूएस में कहा था कि आप जो है एक सहनाई स्कूल स्टार्ट करिए यूएस में, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो बनारस का जो एटमॉस्फेयर है वो रिक्रिएट कर देगा उनके लिए, और जिस तरह के मंदिर वहाँ बने हैं वो बना देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने कहा कि क्या तुम जो गंगा नदी है वो भी यहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकोगे, मंदिर तो बना दोगे, क्या गंगा नदी को भी ला सकोगे? लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, दैट इज़ वाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री आई कीप ईयर्निंग टू सी हिंदुस्तान। बाद में याद किया जाता है जब उन्होंने कहा था कि यही वो रीज़न है कि मैं जो है जब भी फॉरेन कंट्री में होता हूँ, किसी बाहर के देश में, तो मैं जो है हिंदुस्तान के बारे में सोचता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं जो डुमराव का मट्ठा है, मट्ठा जिसे बोलते हैं, वो मैं मिस करता हूँ। पैरा नंबर 13, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच cultural heritage of India, one that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन था वो एक जीता जागता उदाहरण, एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो हमारे इंडिया का कल्चर है, जो यहाँ की संस्कृति है,
कि कैसे एक व्यक्ति जो कि एक मुस्लिम है उसके बावजूद भी वो नेचुरली बिना किसी फोर्स के वो हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में शहनाई बजाता है। तो ये एक हिंदुस्तान का कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर प्रोलॉन्ग इलनेस। उनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में एक लंबी बीमारी के कारण हुई। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। उन्हें राज सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई और भारत सरकार ने शोक में एक दिन का देश में क्या किया, राष्ट्रीय शोक जो है डिक्लेयर किया। तो ये थी जो जर्नी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की और जर्नी शहनाई की कि कैसे शहनाई बनी, कैसे आई। ठीक है, यहाँ पर एक ये बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं। शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपन डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। ये उन्होंने पूछा था शेखर गुप्ता ने बिस्मिल्लाह खान से कि जब पार्टीशन हुआ तो क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने का नहीं सोचा। तो बिस्मिल्लाह खान कहते हैं गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस नेवर। वो कहते हैं भगवान बचाए मैं और बनारस छोड़ूं, कभी हो ही नहीं सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। वो कहते हैं मैं एक बार पाकिस्तान गया था और मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था ताकि मैं ये कह सकूं कि हाँ मैं जो है पाकिस्तान में जा चुका हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर। मैं लगभग 1 घंटे वहाँ था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस। मैंने वहाँ पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और सलाम अलैकुम इंडियन से कहा। आई हैड गुड लाफ। अब ये कॉन्वर्सेशन है शेखर गुप्ता और उनके बीच का, थोड़ा सा यहाँ पर दे दिया गया है। तो चैप्टर यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार इसको पढ़िएगा, ठीक है। और फिर भी यदि आपको डाउट है तो फिर आप मुझसे इस विषय में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप ये कर लीजिएगा, टिक द राइट आंसर, ठीक है। देख लीजिएगा कौन से करेक्ट हैं। आपने चैप्टर पढ़ ही लिया है पूरा। इसके बाद है आप, चलिए ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाद में, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय इट।